तो मैं हूं अरविंद, आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एवन ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इसके पहले हमने सोल्यूशन सीरीज में बात कर रहे थे। सोल्यूशन वाले चैप्टर में हम लोग कुछ डिस्कशन किए थे और आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर में ही कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगले चैप्टर में हम लोगों ने सोल्यूशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स, ये दोनों चीजों को बात कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है वाष्प दाब? वाष्प दाब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और हम लोग ये समझने वाले हैं कि वाष्प दाब कैसे जनरेट होता है और इसी के साथ साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि इसी के अंदर राउल्ट्स लॉ क्या होता है या फिर डाल्टन्स लॉ क्या होता है। भाई देखो, राउल्ट्स लॉ तो हमारे सिलेबस के अंदर है, लेकिन डाल्टन्स लॉ इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे एक फार्मूला प्रूव करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। ठीक है, तो आइए थोड़ी बात समझते हैं। सबसे पहली चीज कि वाष्प दाब क्या होता है, यानी कि यदि आपके पास कोई बीकर है, ठीक है, इस बीकर में आपने सोल्यूशन भरा हुआ है, पूरा, ठीक है, इस बीकर के अंदर पूरा सोल्यूशन है, तो किस अवस्था में इसका वाष्प प्रेशर लगाएगा, यानी कि इसका जो वेपर है किस तरीके से वो प्रेशराइज होगा। तो सबसे पहली चीज क्या समझो कि भाई ये जो विसल है या फिर ये जो बीकर है, इस बीकर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे जिसको हम नोटेट कर देते हैं या फिर प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। तो यानी वाष्प और दाब यानी एक तरीके से बल लगा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पर, ठीक है। और वाष्प यानी कि जो लिक्विड है, लिक्विड कन्वर्ट होके जाएगा गैस में, और गैस यानी कि जो गैस प्रेशर लगाएगा यानी जो फोर्स लगाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ इसको समझने चाहेंगे कि भाई देखो, वेपर प्रेशर जनरेट कैसे होता है, कैसे जनरेट होता है। भाई जब ये वेपर लिक्विड जो है वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर जनरेट होगा, तो उसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन की बात करेंगे। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? किसी द्रव को गैस की अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस में कन्वर्ट होकर यदि वो प्रेशराइज हो जाए, प्रेशर लगाने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। तो अब यहां से समझते हैं कि वेपर प्रेशर जनरेट कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज कि जब ये द्रव गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, जब ये द्रव गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो गैस में परिवर्तित होने के बाद वो जिस विसल में होते हैं वो उस विसल में एक प्रेशर लगाते हैं। लेकिन ये किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं, तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा होते हैं। ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा ये द्रव गैस में परिवर्तित होते हैं, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि द्रव के अणुओं को इतना टेम्परेचर दिया जाता है कि ये गैस के अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि भाई क्या इनको टेम्परेचर जब दिया जाता है तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है कि क्या क्या चीजें इस पर, किन किन चीजों की कंडीशन अप्लाई होती है, मतलब कि ये वेपर फॉर्म में जब कन्वर्ट होते हैं, वाष्प में जब कन्वर्ट होते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप एक बात समझो कि इसमें जो चीजें डिपेंड करती हैं उसमें सबसे पहली चीज कि ये जो मॉलिक्यूल्स, ये सभी मॉलिक्यूल्स, इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, यानी आकर्षण बल, आकर्षण बल सभी, क्योंकि ऊपर से ही ये सब गैस में कन्वर्ट होंगे। ऐसा तो है नहीं कि नीचे का मॉलिक्यूल पहले गैस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसके बाद ये ऊपर वाले कन्वर्ट होंगे, ऐसा तो है नहीं। पहले ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं यही ना गैस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो उस कंडीशन में क्या है कि इन सभी गैसों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, मतलब इन सभी अणुओं में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर देते ही ये गैसेस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। रही बात कि सर बाकी सब मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, आप देखो ध्यान से, ये गैस है, ठीक है, इसके ऊपर से कोई फोर्स अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इसमें किधर फोर्स अप्लीकेबल हो रहा है, केवल इधर से,
ठीक है, आप ध्यान से देख पा रहे होगे। लेकिन यहीं पर यदि एक मॉलिक्यूल से यहाँ रख दिया जाए तो इसमें चारों तरफ से फोर्स अप्लीकेबल होगा, चारों तरफ से बल लगेगा, और चारों तरफ से यदि बल लगेगा तो उसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी सबसे पहली चीज कि ये जो मॉलिक्यूल जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं उनके बीच आकर्षण बल कम होता है। दूसरी चीज, उनके पास उनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है, यानी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। सबसे पहली चीज कि आकर्षण बल जो होता है वो कम होता है और गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से लिख देते हैं कि आकर्षण बल कम होता है और गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। अब जब ये गतिज ऊर्जा, क्योंकि भाई अब देखो गतिज ऊर्जा ज्यादा क्यों है सर, क्योंकि सर ये सब भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब मॉलिक्यूल्स की भी गतिज ऊर्जा हो सकती है। हाँ, गतिज ऊर्जा तो सबकी होगी, लेकिन इन सब में इनकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझो, ये मान लो हमारे पास विसल है, ठीक है, इस विसल में बहुत सारे लिक्विड्स पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, इस तरीके से बहुत सारे ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। ये लेयर है वाटर का, ठीक है, मान लो लिक्विड का लेयर है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं ये नीचे से ही आए होंगे, और नीचे से तो ऐसा तो है नहीं कि ये सब पार्टिकल्स कहेंगे जाओ भाई जाओ तुम जाके यहीं रहो, ऐसा तो कहेंगे। ये जब भी आए होंगे तो इनसे लड़ झगड़ के ही आए होंगे, और लड़ झगड़ के आएंगे तो आप एक बात समझो कि जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वही ना लड़ झगड़ के ज्यादा दूर तक जा पाएगा। तो यहाँ से पार्टिकल उठा है और यहाँ तक जा रहा है, तो यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी कि सबसे पहली चीज कि द्रव से गैस बनने के लिए हमारे पास उत्पादन की प्रक्रिया होती है जिसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा का महत्व होता है, यानी कि आकर्षण बल कम और गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी बात, अब बात ये आती है कि क्या सर ये जो वेपर कन्वर्ट होगा वो प्रेशर लगाएगा, दाब लगाएगा? आप एक चीज समझो, मान लो आप घर पे चाय उबाल ले, ठीक है, चाय उबालो, पता चलेगा कि आपके पास जो विसल होगा, जो बर्तन होगा, उस बर्तन को आप किसी प्लेट से ढक दो, ठीक है, इस प्लेट से ढक दोगे तो इसमें धीरे धीरे गैस बनेगी। गैस बनने का मतलब क्या है? लिक्विड जो होगा वो गैस में कन्वर्ट होगा, और जब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए इस ढक्कन को उठा सके, ठीक है। तो यानी ये कब पॉसिबल है? जब ये विसल जो होगा, ये बर्तन जो होगा, ये जो बीकर होगा वो कैसा होना चाहिए? क्लोज, ढका होना चाहिए। यदि ढका हुआ नहीं होगा, इस तरीके का ओपन कंटेनर होगा तो इसके पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे, इधर से निकल जाएंगे और निकल के कहीं चले जाएंगे, और कहीं चले जाएंगे तो क्या इसका प्रेशर लगेगा? नहीं लगेगा। यानी इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि सबसे पहली बात कि भाई इनके बीच आकर्षण बल कम होता है और गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। आकर्षण बल कम होता है और गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। दूसरी चीज कि कभी भी वेपर प्रेशर ओपन कंटेनर में नहीं हो सकता है, ओपन कंटेनर में नहीं होता है। आपको बात समझ में आ रही है? यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में होता है। किसमें होता है? क्लोज्ड कंटेनर में। वेपर प्रेशर ओपन कंटेनर में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर तभी जनरेट होगा जब वेपर प्रेशर लगाएगा, और यहाँ पर जितने भी वेपर बनेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? रिमूव कर जाएंगे, यहाँ से स्केप कर जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और जब गायब हो जाएंगे तो प्रेशर लगेगा ही। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई थी। आइए नेक्स्ट वन, थोड़ा सा अगली बात क्या है? अगली बात हमारी कुछ इस तरीके से है कि सर ठीक है ओपन में तो नहीं लगता है, तो क्लोज में तो लगता होगा। हाँ भाई, क्लोज में तो लगता है। कैसे लगता है, क्या लगता है, आइए समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहली चीज कि आप सपोज करो कि ये आपके पास विसल है और विसल पूरा क्लोज्ड है। ठीक है, विसल पूरा क्या है? क्लोज्ड है। और यदि ये क्लोज्ड विसल है तो इस कंडीशन में इसके मॉलिक्यूल्स यहां है, ठीक है, बाकी नीचे भी भरा हुआ है, ठीक है, ये तो ये सारे गैस में कन्वर्ट होंगे, गैस में कन्वर्ट हो तो जाएंगे सब, लेकिन क्या यहाँ से ये स्किप हो पाएंगे? नहीं, ऊपर से ये लेयर तो बंद है ना, यहाँ से ये लेयर बंद है, तो यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ मिलेंगे? यहीं पे मिलेंगे, गैसेस फॉर्म में। ठीक है, ये सब गैसेस फॉर्म में यहीं मिलेंगे।
और आपने देखा होगा कि जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उसको इस जगह ना मिले तो कंडेंस होने लगता है, यानी संघनित होने लगता है। कैसे? जब आप देखोगे ठंडा पानी होगा, ठंडा पानी का बॉटल होगा, पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल है, पूरा भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसे आप फ्रिज में डालोगे पूरा ठंडा हो जाए, ठीक है, तो ठंडा होने के बाद या फिर पूरा गर्म होने के बाद उस पे देखोगे तो बॉटल के किनारों पर पानी के लेयर आने लगते हैं, ठीक है, तो वो कंडेंस हो जाते हैं, संघनित होने लगते हैं, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले द्रव हो, ठीक है, और जितना द्रव वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर जो होगा वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि भाई जितना आप द्रव को गैस में कन्वर्ट कराओगे उतना ही गैस तो कंडेंस होकर वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी जितना लिक्विड होगा उतना ही गैस कंडेंस होगा, ठीक है, जितना लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा उतना ही गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी इक्विलिब्रियम की स्टेट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है, यानी साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में ये कार्यक्रम होते हैं। और जब ये विसल पूरा क्लोज्ड होगा यानी पूरा बंद होगा तभी यहाँ पर जो गैस होंगे वो वेपर प्रेशर लगाएंगे, यानी नीचे की ओर बल लगाएंगे। नीचे की ओर तो नहीं कह सकते स्पेशली, क्योंकि ये सब के सब फ्री होना चाहेंगे और ये विसल के सभी पोर्शन पर फोर्स एप्लीकेबल करेंगे, यानी इधर भी फोर्स लगाएंगे, इधर भी फोर्स लगाएंगे, सभी दिशाओं में बल का कार्य करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि वेपर प्रेशर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहली चीज कि आपको माइंड में ये रखनी है कि क्लोज्ड विसल होगा तभी वो वेपर प्रेशर लगाएगा, यानी वेपर प्रेशर वहां पे जनरेट होगा। कब? जब विसल क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यदि विसल ओपन है तो वेपर प्रेशर जनरेट नहीं होगा। दूसरी चीज कि वेपर प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उस चीज को समझने से पहले एक छोटी सी बात हम समझ लेते हैं कि भाई आप एक चीज समझो, जैसे कि आप सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है, आप सॉल्यूशन बनाओगे, ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, सब पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सभी पार्टिकल्स ए हैं, क्या है, ए है। एक बात और आप समझ लो कि आपके पास सॉल्यूशन बनता हुआ है, ठीक है, आप सॉल्यूशन बनाते हो तो दो चीजों से मिला के, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, ठीक है। जो सॉल्यूट यहां पर होगा उसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सॉल्वेंट होगा उसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब क्यों इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो चीजें आपको आगे समझ में आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लो कि सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट होगा उसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सॉल्वेंट होगा उसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा समझिए, जैसे कि मान लो कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में पूरा का पूरा बस केवल ए सॉल्वेंट है, ठीक है, ए सॉल्वेंट है, तो उस कंडीशन में इसका जो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट ए, ठीक है, पी नॉट ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, यानी कि जब प्योर सॉल्वेंट ए होगा केवल तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसी आधार पर हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं और समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किन किन कारकों से वेपर प्रेशर प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी बात करेंगे कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहली बात टेम्परेचर, ताप। यदि आप ताप बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों?
क्योंकि मान लो ये आपके पास सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में बहुत सारे पूरे लिक्विड भरे हुए, ये सोल्यूशन आपने रखा हुआ है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होंगे, गैस में कन्वर्ट होंगे। और जब यहाँ पे ये क्लोज्ड वेसल होगा, भाई क्लोज होगा ही क्योंकि वेपर प्रेशर जनरेट ही तभी होगा जब वेसल क्लोज होगा, ये कॉमन सी बात है, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा। तो देन इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो जितना ज्यादा गैस कन्वर्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा लिक्विड उतना जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, और गैस में जितना जल्दी कन्वर्ट होगा उतना जल्दी ये उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ठीक है। टेम्परेचर जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा। लेकिन ये नहीं है कि जिस प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते। इसका कर्व जो होता है वो कुछ इस तरीके से जाता है, तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका कर्व कुछ इस तरीके से जाता है, हल्का सा बेंड करता हुआ। तो पूरा यदि आप कह रहे हो कि प्रोपोर्शनल है तो उस कंडीशन में ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट बी, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। दूसरी बात कि वेपर प्रेशर को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, तो दूसरी चीज जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करती है वो है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ के गुण, यानी कि जो भी इसमें सॉल्वेंट या सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। किस तरीके से उसको समझते हैं, आप समझो। जैसे मान लो H2O है और C2H5OH है, ठीक है, यानी कि वाटर है और एथिल अल्कोहल है, ठीक है। तो हम ये पूछे कि वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि एथिल अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि अभी हमने कहा कि जो भी वेपर प्रेशर बनाता है उसमें क्या होता है कि उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो एक बात आप ध्यान से समझो कि इनके बीच वाटर मॉलिक्यूल्स है, आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, तो सर एथिल अल्कोहल के बीच भी पाया जाता है, सिंपल सी बात है भाई, एथिल अल्कोहल के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच भी। लेकिन आप एक बात समझो कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, कितने, 4, और एक एथिल अल्कोहल ग्रुप में केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक। तो अब जब 4 लोग एक चीज पे बल लगाएंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा ना, ज्यादा फोर्स होगा ना, तो इसका फोर्स ज्यादा होगा और इसका फोर्स कम होगा, और जिसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। यानी वेपर प्रेशर ऑफ P0 C2H5OH इज ग्रेटर देन P0 H2O। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि H2O के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण इसका वेपर प्रेशर कम है और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है CH3OH, ठीक है, और CH2OH और CH2OH और लास्ट CH2OH। सबसे पहली चीज नाम बात कर लेते हैं कि इसका क्या नाम है, ठीक है। तो आप ये जानते हो ये एथिल मेथिल अल्कोहल है, ये आपको पता है, ये इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इसके बारे में भी जानते होंगे, ठीक है। ये आपका ग्लिसरॉल है, ये ग्लाइकॉल है, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लाइकॉल है, ठीक। अब इस कंडीशन में आप एक चीज समझो ध्यान से कि इसके बीच OH समूह है, यहां पर भी OH समूह है, यहां भी OH समूह है, ठीक है। आप यहां समझते हो OH समूह के बीच ऐसे अदर और जो बनेंगे OH समूह के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे 2 OH समूह है यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे 3 OH समूह है यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और जहां पे बॉन्ड
की क्वांटिटी ज्यादा होगी वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पर बॉन्ड कम है यानी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, और यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होगा तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इससे कम इसका होगा, इससे कम इससे होगा। यानी कि वेपर प्रेशर की बात करें तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर इसका, फिर उससे कम इसका, फिर सबसे कम इसका। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ये दो बातें क्लियर हो गई आपको। तो अगली बात करते हैं तीसरी, कि और कौन कौन से कारक है जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तीसरी बात, दो बातें तो हो गई। पहली बात कि टेम्परेचर पे, दूसरी बात प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस पे, या फिर दूसरे तरीके से इसे कह सकते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो बातें। तीसरी बात करते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो कभी भी कंटेनर के शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो, अब कहो कि सर वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर बड़ा सा बर्तन होगा, यानी पॉट जो होगा हमारा बड़ा सा होगा, तो उस कंडीशन में बड़े से पॉट पे जब टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो वो बहुत जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब छोटा सा बर्तन होगा तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन आप एक चीज समझो, यदि ऐसा होता, क्योंकि हम लोग पर एरिया का बात करते हैं ना, वेपर प्रेशर की बात करते हैं पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया की बात करते हैं तो उस कंडीशन में चाहे आप बहुत बड़ा बर्तन ले लो या बहुत छोटा बर्तन ले लो, दोनों कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, एक छोटा बर्तन भी उतना ही पर यूनिट एरिया उतना ही प्रेशर लगाएगा, और बड़े बर्तन में पर यूनिट एरिया उतना ही प्रेशर लगेगा। तो उस कंडीशन में आप सीधा सीधा समझ लो कि वेपर प्रेशर जो होता है वो कभी भी पॉट के या फिर विसल के साइज या फिर शेप पर डिपेंड नहीं करता है। शेप या साइज किसी भी तरीके का हो, वेपर प्रेशर वैसा ही रहेगा जो नॉर्मल है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी सी और वेपर प्रेशर के बारे में, क्योंकि अभी तक जो पढ़ रहे थे वो कॉमन चीजें थी, अब इसमें थोड़ी सी स्पेशल बात करने वाले, तो आइए समझते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको वेपर प्रेशर की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आई होप, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आइए आगे शुरू करते हैं और समझते हैं थोड़ी सी बातें कि वेपर प्रेशर और क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो देखो भाई, आप ध्यान से समझो कि इसके पहले हमने वेपर प्रेशर की बस नॉर्मल सी चीजें बताई, जो नॉर्मल सी चीजें थी, जो उसकी प्रॉपर्टी कह लो या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज की बात है। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, हमारे सिलेबस में दो कंडीशंस हैं सब्सटेंस के आधार पर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के आधार पर हमने इस वेपर प्रेशर को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक ऐसा प्रेशर, ऐसा वीपी जो वोलाटाइल सब्सटेंस से बने, और एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस से बने। ठीक है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होते हैं, जो जल्दी मेल्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जब जल्दी मेल्ट नहीं करेंगे तो जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो उसे हम नॉन वोलाटाइल कहते हैं। नॉन वोलाटाइल में स्पेशली हम क्या करते हैं, सॉलिड लेते हैं। क्या लेते हैं, सॉलिड। और वोलाटाइल में क्या लेते हैं, देखो वोलाटाइल में जनरली हमारे पास वे सब्सटेंस आते हैं, कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दो ही पढ़ने हैं। ठीक है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दो ही पढ़ने हैं, तो स्पेशली हम वोलाटाइल आज के लेक्चर में वोलाटाइल ही कंप्लीट करेंगे। आइए समझते हैं। वोलाटाइल में स्पेशली हम लोग बात करें तो H2O, CH3OH, C2H5OH और आपके इस तरीके के जितने भी लिक्विड्स हैं वो सारे। और नॉन वोलाटाइल्स में कुछ बात कर ले तो स्पेशली यूरिया आता है। ठीक है, सुक्रोज आता है, सुक्रोज एंड ग्लूकोज आता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आती है जो जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, मेल्ट नहीं करती है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें। तो आप आज के सिलेबस में हम लोग ने क्या बात कहा कि हम वोलाटाइल बात करेंगे। ठीक है, ऐसे जनरली तीन तरीके से हमें पढ़ना है। तीन तरीके से क्या पढ़ना है समझो, वोलाटाइल। ठीक है, वोलाटाइल सब्सटेंस स्पेशली दो ही तरीके से पढ़ना है, दो ही हम कंसीडर करेंगे। एक मतलब कि
सोल्यूशन बनाना है भाई, तो देखो एक वोलेटाइल वोलेटाइल सब्सटेंस को मिला के बनाएंगे, ठीक है, एक वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मिला के बनाएंगे, ठीक है, ये दो। अब कहो कि सर नॉन वोलेटाइल में मिला लो, भाई अब देखो ध्यान से, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मिलाओगे तो यूरिया में सुक्रोज मिला दो, क्या ये घटित होंगे? ये घटित होने का मतलब क्या जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे? नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में ये दिक्कत है, तो इसलिए वोलेटाइल को मिलाएंगे नहीं हम लोग, सॉरी नॉन वोलेटाइल के साथ नहीं, हम दो काम करेंगे, एक वोलेटाइल को वोलेटाइल के साथ मिला के देखेंगे कि क्या इफेक्ट आ रहा है, और दूसरा वोलेटाइल के नॉन वोलेटाइल के साथ मिला के देखेंगे। यहाँ पर सर वोलेटाइल सब्सटेंस जो होता है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? देखो भाई ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन तब जब इसको वोलेटाइल सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाता है, उसका वो भी वेपर प्रेशर किसका होता है? वोलेटाइल सब्सटेंस का होता है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का नहीं होता है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में कि वोलेटाइल सब्सटेंस किस तरीके से बिहेव करते हैं और क्या क्या सब्सटेंस यदि हम लोग ले लें तो उस कंडीशन में दो वोलेटाइल सब्सटेंस लेने पर उसके वेपर प्रेशर में क्या इफेक्ट आएगा या उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। एक बात जो हमने पहले स्टार्टिंग में आपसे कही थी कि P0A या P0B, ये बात आप याद रखिएगा। तो आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि एक लिक्विड हमने लिया जिसके सभी मॉलिक्यूल्स को हमने रिप्रेजेंट किया A से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? इसके सभी सब्सटेंस क्या है? A मतलब सॉल्वेंट, भाई आप भूल जाते हो इतना जल्दी, सॉल्वेंट, ठीक है, A मतलब सॉल्वेंट। और एक सब्सटेंस और हमने लिया जिसका नाम हमने B रखा, B यानी सॉल्यूट, ठीक है, B यानी सॉल्यूट। अब इन दोनों को हमने मिला दिया, क्या किया? मिला दिया। तो क्या अब ये जो सब्सटेंस होंगे वो केवल A तो होंगे नहीं या B भी नहीं होंगे, अब ये क्या होंगे? A और B दोनों मिक्सअप होंगे, A भी होंगे और B भी होंगे, A भी होंगे और B भी होंगे, ठीक है। आज जब इनको वेपराइज किया जाएगा तो ये कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अब कहोगे सर ये ओपन कंटेनर है, ये तो इसके ऊपर रहेंगे, भाई देखो अब ध्यान से समझिए, यदि निकाल रहे हैं तो ये क्लोज कंटेनर भी है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये बार बार हम क्लोज करके बनाएंगे नहीं, तो आप एक बात याद रखना कि ये क्लोज कंटेनर ही है, क्लोज कंटेनर ही है, ठीक है। अब एक बात समझो, ये प्योर सब्सटेंस ऑफ ए है ना, प्योर सब्सटेंस ऑफ ए हो तो इसका नॉर्मल प्रेशर क्या होगा? इसका ओरिजिनल प्रेशर क्या होगा? P0A। और ये यदि B है तो इसका ओरिजिनल प्रेशर क्या होगा? P0B। लेकिन इस कंडीशन इसका प्रेशर क्या होगा? क्या हम इसे P0A या P0B लिखते हैं या दोनों को ऐड करते हैं? ऐड करते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? अभी समझाते हैं क्यों नहीं कर सकते। तो मान लेते हैं कि A मॉलिक्यूल जो है उसका जो प्रेशर है Pa मान लेते हैं, और जो B मॉलिक्यूल है उसका प्रेशर Pb मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि A की जो सब्सटेंस है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है ज्यादा हो या हो सकता है कम हो, B के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ज्यादा हो या हो सकते हैं कम हो। तो सर ये सारी बातें किस तरह से डिफाइन होगी, इसी पे हम लोग बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी द्रव में उपस्थित किसी भी विलेय में उपस्थित उसके विलेय के मोलों की संख्या उस पर लगने वाले आंशिक दाब के प्रोपोर्शनल होते हैं या अनुपाती होते हैं। यानी कि इनका ये जो Pa लिखा हुआ है, ठीक है, इसे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ये क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, A की जितने भी मोल्स इसमें अवेलेबल होंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू XA। यानी XA को दूसरे तरीके से कहें तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता के रखा हुआ है जीटा ऑफ A, ठीक है। जीटा ऑफ A क्यों कह रहे हैं? कि मोलों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हमने दो सिंबल दिए थे, एक जीटा और एक ईटा। तो जीटा ऑफ A, ये बात हो गई, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें B भी है तो Pb प्रोपोर्शनल टू जीटा ऑफ B, ये आप लिख सकते हो। अब यहां पर Pa इज इक्वल टू K इंटू जीटा ऑफ A। अब बात ये आती है कि सर इस सॉल्यूशन का निकालना हो वेपर प्रेशर तो निकालेंगे कैसे? देखो भाई सिंपल सा कंडीशन है,
कि इसका PA कुछ होगा, इसका PB कुछ होगा, दोनों को PA और PB को जोड़ दें, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा और समझो कि सर ये K की वैल्यू कहां से आएगी, K तो कांस्टेंट है, अब K कांस्टेंट की वैल्यू कहां से आएगी, तो इसके लिए आप समझो, मान लेते हैं, सपोज करो, लेट कंसीडर, माना, क्या मानना है कि ये जो सब्सटेंस है वो टोटल, मतलब कि जो लिक्विड है वो टोटल A का है। ठीक है, A का है, तो यदि A का होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, मोलों, घुले हुए मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलय के मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या, यानी कि इसको थोड़ा सा जीटा ऑफ A इज इक्वल टू बात करें तो Na अपान Na प्लस Nb, ये फार्मूला मिला हुआ था इसके पहले वाले सॉल्यूशन में हमने, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हमने दिया हुआ है, आप लोगों ने नहीं देखा तो वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। जीटा ऑफ A इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि हमने मान लिया कि जो पूरा सॉल्यूशन है वो केवल A का है, किसका है, केवल A का है, तो उस कंडीशन में Pa इज इक्वल टू, इसका प्रेशर कितना होगा, P नॉट A, क्योंकि जब ये टोटल सॉल्यूशन A का है तो इसका A का प्रेशर P नॉट A हमने गिवन माना हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में XA की वैल्यू 1 हो गई तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P नॉट A। दूसरे तरीके से समझिए थोड़ा सा कि PA इज इक्वल टू K, ये आ जाएगा। अब इस कंडीशन में ये PA किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि P नॉट A के, क्योंकि एक सब्सटेंस है, केवल मोलों की संख्या इसमें, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो A है, तो उस कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंस ऑफ A जो होगा वो P नॉट A होगा ही ना, तो उस कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, P नॉट A। तो अब इस वैल्यू को यदि यहां पुट अप कर दें तो PA इज इक्वल टू P नॉट A इनटू जीटा ऑफ A, ये हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली बात करें तो PB इज इक्वल टू PB नॉट इनटू जीटा ऑफ B। ठीक है, अब यदि यहां से कहा जाए कि सर ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को जिसमें A और B दोनों मिले हुए हैं, तो उस कंडीशन में इस A और B दोनों के सब्सटेंस का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो PT लिख दें, PT, P टोटल, ठीक है, प्रेशर ऑफ टोटल वो इक्वल हो जाएगा PA प्लस PB के, जहां पे PA की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है आपके पास PA की वैल्यू, P नॉट A प्लस P नॉट A इंटू जीटा F है। ठीक है, P नॉट A इंटू जीटा ऑफ A प्लस P नॉट B इंटू जीटा ऑफ B। ठीक है, P टोटल। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप फिर से एक बात समझ लो कि इसे राउल्ट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे राउल्ट्स का नियम कहते हैं कि किसी भी विलयन में घुले मोलों की संख्या जो होती है वह उस मोलों के आंशिक दाब के अनुपाती होती है। किसी भी विलयन में घुले मोलों की जो संख्या होती है, मोल प्रभाज कह लो आप सीधे सीधे, ठीक है, मोल प्रभाज या मोलों की संख्या वह उसके आंशिक दाब के अनुपाती होती है। P प्रोपोर्शनल टू जीटा ऑफ A। यदि A सब्सटेंस है तो जीटा ऑफ A और B है तो जीटा ऑफ B। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसके बारे में फिर आगे समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि if 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन dissolved in 92 gram of toluene find the partial pressure of partial वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ PB, P ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड PT पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन।
पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। और इसी में सेकंड क्वेश्चन रहा, फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ पीबी एंड पीटी, ठीक है। मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व्ड इन 0.92 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन, फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ पीबी एंड पीटी। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ पीबी एंड पीटी। मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली कहानी क्या है हमारी, कि सबसे पहली कहानी ये है कि हमारे पास एक बीकर है, एक दूसरा बीकर है, ठीक है। इसमें बेंजीन है, ठीक है, और इसमें टॉल्यूइन है। तो सब इसको मिला के हमने एक नया सॉल्यूशन बनाया जो बेंजीन प्लस टॉल्यूइन का बना। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन, पहले ये तो चाहिए। फिर दूसरी चीज, जब ये दोनों हमारे पास आ जाए तो उस कंडीशन में फिर हमें क्या चाहिए, पी टोटल, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं और समझते हैं। इसके पहले अभी जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने एक फार्मूला दिया, क्या दिया भाई, कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ऑफ ए दिया गया, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है पीबी एंड पीटी। पीबी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन। तो आप एक चीज ध्यान से समझो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन पर निकाल लेते हैं, पी नॉट ए। पी नॉट ए कैसे आएगा, ठीक है। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी की बात कर ले तो पी नॉट ए और पी नॉट बी आपकी क्वेश्चन में गिवन है, जहां पर पी नॉट ए की वैल्यू 200 mmHg दिया हुआ है, ठीक है, और पी नॉट बी की वैल्यू जो दी हुई है, दूसरे तरीके से समझे तो पी नॉट बी एंड पी नॉट टी, इसकी जो वैल्यू दी है 400 mmHg, ठीक है। अब इस कंडीशन में पी नॉट ए की वैल्यू जो दी हुई है वो 200 दी हुई है, रख लो, इनटू जीटा ऑफ ए। जीटा ऑफ ए क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका चाहिए, बेंजीन का। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है भाई, आप इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो और इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो, ठीक है। तो आप ये चीज समझो, बेंजीन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, मोल्स ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 0.78 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेंजीन। बेंजीन का सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C6H6, ठीक है। C6H6 यानी कि 6 × 12 प्लस 6 × 1, 12 6 जा 72 प्लस 6 इक्वल टू 78। आप इसे कैलकुलेट करो 78। आप यदि इसे कैलकुलेट करोगे 0.78 अपॉन 78 तो इसे कैलकुलेट करने पे ये आएगा, आप यहाँ से 2 जीरो हटा दो तो ये इतना आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करोगे 100 आ जाएगा। देन इसको कैलकुलेट करने के बाद ये पता चलेगा आपको 0.01 मोल, ठीक है। ये किसका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.92 ग्राम अपॉन। तो अब टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H5CH3, ठीक है। यानी आप देखो ध्यान से 7 कार्बन हो गए, 7 × 12 प्लस 6 नहीं 5 × 5 and 3 8 × 1 84 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 84 प्लस 8 इक्वल टू 92, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा 92। यानी आप इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 0.01 मोल, ठीक है।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.01 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलुइन 0.01 मोल। ठीक है, देन यहाँ पे कैलकुलेट करने पे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, काई ऑफ ए चाहिए, सॉरी जीटा ऑफ ए चाहिए। जीटा ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, तो 0.01 अपान 0.01 प्लस 0.01 यानी 0.02। आप इसे कैलकुलेट करोगे क्या मिल जाएगा 1/2। ठीक है, कितना मिल जाएगा 1/2। इसे कैलकुलेट करोगे पीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। कितनी 100। बात समझ में आ गई इतनी बात क्लियर हो गई। यानी यहाँ से आपने जीटा ऑफ ए निकाल लिया जिसकी वैल्यू आपने पुटअप कर ली। आप जीटा ऑफ ए लिखो या फिर जीटा ऑफ बी लिख लो क्योंकि बेंजीन है उस तरीके से। तो उस तरीके से पीवी की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। आपको इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से आप जीटा ऑफ टी निकाल लो, जीटा ऑफ टी निकालोगे और जीटा ऑफ टी की वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करोगे तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये बात की सर टोटल निकालना है तो यानी जीटा ऑफ टी निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लो पहले, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं कि जीटा ऑफ टी कैसे निकालेंगे, फिर पी ऑफ टी कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आई होप हो गया होगा। तो आइए देखते हैं आगे। आप एक बात याद रखना, यहाँ पर यहीं पे देख लीजिए आप ध्यान से, पी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा पी नॉट टी इंटू जीटा ऑफ टी। पी नॉट टी इक्वल टू की वैल्यू कितनी है 400 इंटू आपको जीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी आई थी, जीटा इंटू टी की वैल्यू आप निकालोगे तो जीटा इंटू टी की वैल्यू जो निकालोगे वो भी इतनी ही आएगी क्योंकि जीटा ऑफ टी इक्वल टू 0.01 अपन 0.02 इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2। इसे कैलकुलेट करोगे 200, ये आ गया 200। ठीक है, जीटा ऑफ टी पी ऑफ टी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन भी आ गया कितना 200 और पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन आया था 100। यानी टोटल प्रेशर की बात कर ले, पीटी की बात कर ले तो पीटी इज इक्वल टू पी टोटल इक्वल टू पीवी प्लस पीटी। पीवी की वैल्यू कितनी है 100 आई थी, पीटी की वैल्यू कितनी है 200 आई है। टोटल आंसर कितना हो जाएगा 300 mmHg। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको राउल्ट्स लॉ समझ में आ गया होगा। राउल्ट्स लॉ को समझ लिया आप लोगों ने। राउल्ट्स लॉ को समझने के साथ साथ सर ये आपने कैसे लिख दिया, ठीक है, तो आप ये भी समझ लो क्लास 11 में आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा है। ठीक है, डाल्टन का नियम पढ़ा है। डाल्टन का नियम क्या कहता है, किसी भी विलयन में या किसी भी पात्र में, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में रखा हुआ जितने भी गैसेस हैं उन सभी गैसों की अलग अलग आंशिक दाबों का मान उसके टोटल दाब के बराबर होता है। जैसे कि सपोज करो कि आपके पास ये बीकर है, इस बीकर में बहुत सारे गैसेस हमने रखते हैं जिसका पार्शियल प्रेशर कुछ अपना अपना है। मान लीजिए पीए है, पीबी है, पीसी है, पीडी है। तो अब कह दिया जाए कि सर इसका टोटल प्रेशर क्या होगा, तो इसका जो टोटल प्रेशर होगा पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस पीडी के इक्वल होगा। इसको इस रूल को डाल्टन्स ने दिया था, इसे डाल्टन्स का नियम कहते हैं। क्लास 11 में प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस के अंदर यानी कि जो चैप्टर है हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर, उस चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है, जहां पर हम लोगों ने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा है, उसी में ये भी है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक बात और समझ लेते हैं थोड़ा सा कि सर आपने इसे बिना कैलकुलेट किए बहुत आसानी से 1/2 लिख दिया था, तो सर ये आया कहां से था। तो आप एक चीज समझो, कल इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि जब आपके पास कोई दो सॉल्यूशन है जिसमें से एक का मोल फ्रैक्शन कुछ आ गया आपके पास, तो दूसरा निकालने के लिए आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हो कि जैसे एक की वैल्यू जो भी आई हुई है, मान लीजिए x आई हुई है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करो, उस वैल्यू को यानी x को 1 में से घटा दो, 1 में से माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट होते हैं, उनके मोल फ्रैक्शन को आप यदि ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये बात हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रूव करके दी हुई है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, उस कंडीशन में हमने क्या किया कि जीटा ऑफ बी की वैल्यू 1/2 आई थी, तो जीटा ऑफ टी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 में से माइनस कर लो। 1 में से माइनस करोगे तो 1/2 को 1 में से माइनस करने को 1/2 ही आएगी। देन इस तरीके से हमने जल्दी से निकाल लिया। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके से और भी इस पर क्वेश्चन लगाइए। आज के लिए इस
लेक्चर के अंदर इतना ही, आगे बात करेंगे हम लोग कल और समझेंगे आगे की चीजें। तो तब तक के लिए गुड बाय।